रे मामा, 1 जून 2012 सुबह के 4:30 बज रहे थे। बिहार के आरा शहर का कतीरा मोहल्ला अभी नींद की आगोश में ही था। आसमान में उजाला पूरी तरह फैला भी नहीं था। इस सन्नाटे को चीरते हुए 6 राउंड फायरिंग की आवाज आती है। एक 65 साल का बुजुर्ग जो अपनी रोज की मॉर्निंग वॉक पर निकला था, जमीन पर निढाल हो जाता है। पुलिस की फाइलों में उसका नाम ब्रह्मेश्वर सिंह, लेकिन बिहार की गलियों में उसे सिर्फ एक नाम से पुकारा जाता, मुखिया जी। वो आदमी जिस पर 29 नरसंहार और 30 से ज्यादा लोगों की जान लेने का मास्टरमाइंड होने का आरोप था, जो खुद आज बेबस होकर सड़क पर पड़ा था। इस एक मौत ने पूरे बिहार में आग लगा दी। मुख्यमंत्री आवास तक कांप उठा। समर्थकों ने आरा से लेकर पटना तक को फूंक डाला। ट्रेनें रोकी गई, बसें जलाई गई और हवा में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, हमारा मसीहा अमर रहे। लेकिन क्या वो वाकई एक मसीहा था? नहीं, बल्कि उसने और उसके आदमियों ने लाशें उगाई थी। जहाँ एक तरफ लाल झंडा था, दूसरी तरफ सफेद धोती कुर्ते में लिपटी एक ऐसी फौज जिसे दुनिया ने कहा रणवीर सेना। एक ऐसी सेना जिसने बच्चों को इसलिए मारा क्योंकि वे कल के नक्सली थे, जिसने औरतों को इसलिए नहीं बख्शा क्योंकि वे नक्सलियों की माँ थी। आखिर क्या था वह सिगरेट वाला किस्सा जिसने एक शांत किसान को बिहार का कसाई बना दिया? ऐसे एक प्राइवेट आर्मी के पास भारतीय सेना जैसे आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग पहुंच गई। और सबसे बड़ा सवाल, उस सुबह मुखिया जी को किसने मारा? क्या वह कोई पुराना बदला था या फिर किसी गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? आज की इस कहानी में हम उस दौर की परतें खोलेंगे जहां कानून अंधा नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर पट्टी पढ़ाई गई थी। जहां सोन नदी का पानी आज भी गवाही देता है कि वह लाल क्यों हुआ था। तैयार हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, यह बिहार के उस रक्त रंजित इतिहास का वह सच है जिसे आपने आज तक सुना है, आज आप महसूस करोगे। हम छो मजा मार रे ममा। 1990 का दशक, बिहार में मौसम बदल रहा था। पटना के गलियारों में सामाजिक न्याय की गूंज थी, तो दूसरी तरफ गांवों की पगडंडियों पर लाल झंडा अपनी पैंठ पसार रहा था। सामंती व्यवस्था की जड़ें हिल रही थी। सदियों से जो जमीन सवर्ण जमींदारों की शान थी, अब उस पर न्यूनतम मजदूरी और हक के सवाल खड़े हो रहे थे। मध्य बिहार के भोजपुर, जहानाबाद और अरवल जिले में तनाव इतना था कि हवा में भी बारूद की गंध महसूस की जा सकती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक मामूली सिगरेट और माचिस पूरे राज्य को गृह युद्ध की आग में झोंक देगी। तारीख थी सितंबर 1994। जगह भोजपुर जिले का बेलबूर गांव। किस्सा कुछ यूं है कि सवर्ण जाति के एक युवक ने गांव के ही एक पिछड़ी जाति के युवक से अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी। आज के दौर में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन उस समय यह सम्मान और अपमान की जंग थी। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने माचिस देने से इनकार कर दिया और पलटकर जवाब दिया। सदियों से दबे हुए उस वर्ग की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि बराबरी का सवाल था। वह युवक तिल मिला गया। मामूली कहा सुनी हाथापाई में बदल गई और देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। सवर्णों ने इसे अपनी जातीय अस्मिता पर चोट माना, तो दूसरी तरफ नक्सली गुटों ने इसे दबे कुचले वर्ग की जीत के रूप में पेश किया। लेकिन यह सिर्फ एक माचिस की चिंगारी नहीं थी रे, असली बारूद तो पहले से तैयार था। नक्सलियों ने सवर्ण किसानों के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी लगा दी थी। खेतों में मजदूरों का जाना बंद हो गया। धान की फसलें खेतों में खड़ी खड़ी सड़ने लगी। सवर्णों के लिए यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, यह उसकी सामाजिक सत्ता का अंत था। और इसी उथल पाथल के बीच उदय होता है एक नाम का, ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया। मुखिया जी कोई साधारण किसान नहीं थे रे, वे राजनीति विज्ञान के छात्र थे और गांव की रग रग से वाकिफ थे। उन्होंने देखा कि सवर्णों की पुरानी निजी सेनाएं जैसे कुंवर सेना या ब्रह्मर्षि सेना नक्सलियों के संगठित हमलों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। और तब उन्होंने नारा दिया, बिखरे हुए मोती को एक माला में पिरोना होगा। सितंबर 1994 में बेलबूर के ही एक धार्मिक स्थल पर रणवीर बाबा के मंदिर के सामने शपथ ली गई रणवीर सेना की। रणवीर बाबा जो 19वीं सदी के एक स्थानीय नायक थे, जिन्होंने अपने हक के लिए जंग लड़ी थी, और इसी के साथ जन्म हुआ रणवीर सेना का। अब यह कोई आम भीड़ नहीं थी,
मुखिया जी ने इसे एक पैरामिलिट्री की तरह डिजाइन किया। इस आर्मी की खास बात थी, सेना के कैडर को 1100 से 1200 का मासिक वेतन दिया जाता था। ट्रेनिंग देने के लिए उन फौजियों को बुलाया गया जो छुट्टियों पर गांव गए थे या रिटायर्ड हो चुके थे, और चंदा इकट्ठा करने के लिए सुव्यवस्थित एक तंत्र बनाया गया जहां हर जमींदार अपनी जमीन के हिसाब से टैक्स देता था। देखते ही देखते हल चलाने वाले हाथ अब 315 बोर की राइफलें और AK-47 थामने लगे। बेलूर गांव इस सेना का अभेद किला बन गया। अब सवाल मजदूरी का नहीं था, अब सवाल जमीन का भी नहीं था, अब सवाल था वर्चस्व का। दुनिया को लग रहा था कि यह सिर्फ एक जातीय टकराव है, लेकिन पर्दे के पीछे सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इस आग को और हवा दे रहे थे। जब रणवीर सेना ने अपनी पहली कार्रवाई 4 अप्रैल 1995 को खोपीरा गांव में की, जहां 3 मजदूर को मौत के घाट उतार दिया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है जो बिहार की धरती को लाल करने वाली थी। 1994 के बाद मध्य बिहार के आसमान पर गिद्धों का पहरा बढ़ने लगा था। रणवीर सेना अब सिर्फ एक रक्षा दल नहीं थी, वह एक डेथ स्क्वाड में तब्दील हो चुकी थी। इनका वार करने का तरीका किसी पेशेवर फौज जैसा था। रात के अंधेरे का फायदा उठाना, गांव को चारों तरफ से घेरना और फिर मौत का तांडव। सोन नदी बिहार की वह जीवनदायिनी नदी जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ती है, लेकिन 90 के दशक में यह नदी खूनी सरहद बन गई थी। नदी के एक तरफ सवर्णों का दबदबा था, दूसरी तरफ लाल झंडे का इलाका। रणवीर सेना के लड़ाके अक्सर अंधेरी रात में नावों के जरिए खामोशी से नदी पार करते। उनका मकसद लूटपाट नहीं बल्कि सफाई करना था। तारीख थी 11 जुलाई 1996। जगह था बधानी टोला। भोजपुर का यह छोटा सा इलाका उस दिन चीखों से गूंज उठा। जब दोपहर के 2:30 बजे, जब लोग अपने घरों में थे, तभी हथियारों से लैस रणवीर सेना के सैकड़ों लोगों ने हमला बोल दिया। उस दिन जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 21 लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सबसे भयावह बात क्या थी? मरने वालों में 11 महिलाएं और 6 मासूम बच्चे थे। एक चश्मदीद की गवाही आज भी रूह कंपा देती है। उस दिन एक गर्भवती महिला का पेट चीर दिया गया था और एक मासूम बच्चे को हवा में उछालकर तलवार की नोक पर टांग दिया गया था। आखिर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? जब बाद में रणवीर सेना के कैडरों से पूछा गया कि उन्होंने बच्चे और औरतों को क्यों मारा, तो उनका जवाब किसी भी सभ्य समाज को हिला देने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, हम चूहों को नहीं, चूहों की माँ को मारते हैं क्योंकि वह कल के नक्सलियों को जन्म देगी, और बच्चों को इसलिए क्योंकि कल वे बड़े होकर नक्सली बनेंगे। लेकिन बधानी टोला तो सिर्फ एक आगाज था, असली तबाही तो अभी आनी बाकी थी। तारीख 1 दिसंबर 1997। जगह थी लक्ष्मणपुर बाथे, जिला अरवल। इस रात को इतिहासकार बिहार का सबसे काला दिन कहते हैं। कड़ाके की ठंड थी। गांव के लोग अपनी रजाई में दुबके से सो रहे थे। सोन नदी के रास्ते करीब 100 हथियारबंद लोग गांव में दाखिल हुए। उस रात 58 लोगों की बलि चढ़ा दी गई। 58 जिंदगियां पल भर में खत्म। मरने वालों में 27 महिलाएं और 16 बच्चे थे। हमलावरों ने घरों में घुस घुस कर लोगों को बाहर निकाला और कतार में खड़े कर गोलियों से भून दिया। लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार के समय गांव से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस पिकेट मौजूद थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरी रात गोलियां चलती रही, लोग मरते रहे, लेकिन पुलिस का एक भी जवान अपनी जगह से हिला नहीं। इस घटना के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने इसे राष्ट्रीय शर्म करार दिया। लेकिन क्या दिल्ली की उन बातों से बिहार की जमीन का खून धुलने वाला था? नक्सली गुटों ने भी चुप बैठने का नाम नहीं लिया। बदले में सेनारी नरसंहार हुआ, जहां 34 सवर्णों को मार दिया गया। बिहार अब ऐसा कुरुक्षेत्र बन चुका था जहां हर तरफ लाशें ही लाशें थी, बस उनके झंडे अलग थे। रणवीर सेना ने इसके बाद शंकर बीघा 22 मौतें, नारायणपुर 11 मौतें और मियाँपुर 35 मौतें जैसे कई और नरसंहार को अंजाम दिया। हर बार वही पैटर्न, हर बार वही हथियार और हर बार वही प्रशासनिक खामोशी। सेना के पास यानी रणवीर सेना के पास जो हथियार पहुंच रहे थे वे कोई मामूली कट्टे नहीं थे। उनके पास SLR और AK-47 जैसे हथियार देखे गए थे। सवाल ये उठता है कि
इन अनपढ़ और अर्ध शिक्षित कैडरों के पास इतनी ट्रेनिंग, इतने आधुनिक हथियार कहाँ से आए? क्या यह महज एक जातीय गुट था या फिर इसे सत्ता के सबसे उच्च गलियारों से आशीर्वाद प्राप्त था? नरसंहार के बाद नरसंहार, लाशों के ढेर और चीखते बिलखते लोग और गांव। लेकिन एक सवाल जो पूरे बिहार की हवा में तैर रहा था, आखिर यह सब मुमकिन कैसे था? क्या यह मुमकिन है कि सैकड़ों हथियारबंद लोग बिहार की सड़कों पर घूमे, घंटों गोलियां चलाए और पुलिस को भनक तक न लगे? क्या यह मुमकिन है कि एक प्रतिबंधित संगठन के पास वह हथियार पहुंच जाए जो सिर्फ भारतीय सेना के पास होते हैं? जवाब कड़वा है। सच्चाई यह थी कि रणवीर सिन्हा कोई अंडरग्राउंड गिरोह नहीं था। यह एक ऐसा सिस्टम था जिससे सत्ता के गलियारों से खाद और पानी मिल रहा था। लक्ष्मणपुर बातें 1997 और बथानी टोला 1996 के समय पुलिस की पिकेट्स घटनास्थल से बमुश्किल कुछ ही मीटर की दूरी पर थी, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि घंटों चली गोलीबारी के दौरान एक भी पुलिस वाला अपनी बरेग से बाहर नहीं निकला। क्यों? शायद हो सकता है ऊपर से वो डराया हो। लेकिन ऊपर कौन था? 2015 में कोबरा पोस्ट के एक स्टिंग ऑपरेशन ब्लैक रेंज ने वह धमाका किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। कैमरे के सामने रणवीर सेना के पूर्व कमांडरों ने जो कबूल किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिहार के कई दिग्गज नेताओं का सीधा समर्थन प्राप्त था। स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक कदावर वित्त मंत्री तक का आशीर्वाद इस सेना को प्राप्त था। सवर्ण वोट बैंक की राजनीति ने इस खूनी खेल को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का नाम देकर जायज ठहराने की कोशिश की। अब बात करते हैं उन हथियारों की। रणवीर सेना के पास SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल और 7.62 mm की मशीन गनें देखी गई। ये हथियार उस समय केवल और केवल सरकारी सुरक्षा बलों के पास होते थे। कमांडर सिद्धार्थ ने कैमरे पर स्वीकार किया था कि उन्हें रिटायर्ड फौजी अधिकारी ट्रेनिंग देते थे। फौज से छुट्टी पर आए जवान गांव के लड़कों को हथियार चलाने की बारीकियां सिखाते थे। वह केवल एक जातीय गुट नहीं बल्कि एक शैडो आर्मी बन चुकी थी। और सिर्फ हथियार ही नहीं, पैसा भी पानी की तरह बह रहा था। मध्य बिहार के बड़े बड़े जमींदार जो दिल्ली और पटना के बंगलों में बैठे थे, वे इस सेना की फंडिंग करते। हर महीने कैडर को वेतन पहुंचाया जाता। यह एक ऐसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था जहां मौत का धंधा मुनाफे के लिए किया जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। यह जब पकड़े गए तो फिर सजा क्यों नहीं हुई? निचली अदालत ने कई मामलों में मौत की सजा सुनाई, लेकिन जब मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा तो जो हुआ उसने न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया। साक्ष्यों के अभाव में एक के बाद एक बड़े बड़े नरसंहार के आरोपी को बरी कर दिया गया। पुलिस की चार्जशीट इतनी कमजोर थी कि गवाह डर के मारे मुकर गए या उनकी पहचान ही साबित नहीं हो पाई। आज भी उन गांवों की गलियों में जब कोई अजनबी घुसता है तो लोग सहम जाते हैं। उन्हें पता है कि कातिल आज भी उनके बीच ही कहीं खुलेआम घूम रहा है। उन्हें पता है रणवीर सेना की वर्दी और खाकी का गठजोड़ आज भी उतना ही मजबूत है। साल 2002 पटना की सड़कों पर एक भारी पुलिस बल तैनात था। 29 अगस्त की वह दोपहर थी जब बिहार पुलिस ने एक ऐसी गिरफ्तारी का दावा किया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। रणवीर सेना के सुप्रीम कमांडर ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। उन पर 29 नरसंहार और सैकड़ों लोगों की हत्या का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। दुनिया को लगा कि अब इंसाफ की घड़ी करीब है। मुखिया जी ने करीब 9 साल जेल में बिताए, लेकिन जेल की चार दीवारी उनके रसूख को कम नहीं कर पाई। बाहर उनके समर्थक उन्हें किसानों का गांधी कह रहे थे, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार अदालतों के चक्कर काट रहे थे। 7 अप्रैल 2010 को पटना की एक विशेष अदालत ने लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के 16 दोषियों को मौत की सजा और 10 को उम्र कैद सुनाई। बिहार की मिट्टी में दबे उन 58 लोगों की आत्मा को पहली बार लगा कि शायद कानून जाग गया है। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। असली खेल तो अभी बाकी था। मामला पहुंचा पटना हाई कोर्ट और यहाँ जो हुआ उसने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे आज भी ब्लैक होल कहा जाता है। 9 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। साक्ष्यों के अभाव में सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत का तर्क था
कि पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही कि उस रात हमलावर वाकई वही लोग थे। 58 लोग मारे गए, गांव के गांव साफ हो गए, लेकिन अदालत की नज़र में कातिल कोई नहीं था। क्या पुलिस ने जानबूझकर कमजोर चार्जशीट बनाई? क्या गवाहों को डराकर चुप कराया गया, या फिर सिस्टम के उच्च पदों पर बैठे लोगों ने फाइलों से वो पन्ने ही गायब कर दिए जो असली गुनहगारों तक पहुंच सकते थे? उधर मुखिया जी पहले ही 2011 में जमानत पर बाहर आ चुके थे। वे अब आजाद आदमी थे। उन्होंने राजनीति में कदम रखने की कोशिश की, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन बनाया। वे फिर से उसी रसूख के साथ बिहार की गलियों में घूमने लगे। 1 जून 2012, आरा का कतीरा मोहल्ला। मुखिया जी रोज की तरह सुबह की सैर पर थे, हाथ में लाठी, सफेद कुर्ता पैजामा। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार लोग आए। अज्ञात हमलावर ने उनको करीब से गोलियां मारी। 6 गोलियों ने उस आदमी का अंत कर दिया जिसे कानून सजा नहीं दे पाया था। मुखिया जी वही सड़क पर ढेर हो गए। उनकी मौत के बाद पूरे बिहार में आग लग गई। आरा से पटना तक हिंसा का नंगा नाच हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। पुलिस मुख्यालय के बाहर उपद्रवियों ने तांडव मचाया। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस आज भी बरकरार है, मुखिया को किसने मारा? सीबीआई ने मामले की जांच की, कई बड़े नेताओं के नाम उछले। पूर्व जेडीयू विधायक सुनील पांडे से पूछताछ हुई, लेकिन अंत में सीबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए। चार्जशीट में कहा गया पुख्ता सबूत नहीं मिले। मुखिया की मौत अपने साथ कहीं राज ले गई। वह राज कि उनके पीछे असली हाथ किसका था, वह राज कि उन हथियारों की सप्लाई कहाँ से होती। आज भी सोन नदी के किनारे बसे गाँवों में जब रात होती है तो लोग इंसाफ की बात नहीं करते। ये बस ये दुआ करते हैं कि फिर कभी वह सफेद कुर्ता और लाल झंडा आमने सामने न आए। 1 जून 2012, मुखिया जी का शव जब उनके पैतृक गांव कोपिरा ले जाया जा रहा था तो अंतिम यात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़ केवल दुख में नहीं थी, वह एक सिस्टम को चुनौती दे रही थी। पटना की सड़कों पर गाड़ियों को फूंकना और पुलिस महानिर्देशक की गाड़ी पर हमला करना महज गुस्सा नहीं था, वह उस वर्चस्व की आखिरी दहाड़ थी जो अब कमजोर पड़ रही थी। लेकिन मुखिया की मौत के साथ क्या रणवीर सेना का अध्याय समाप्त हो गया? आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने 12 जनवरी 2002 को रणवीर सेना पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कागजों पर लगा यह बैन जमीनी हकीकत से कोसों दूर था। प्रतिबंध के बाद सेना ने खुद को एक सांस्कृतिक किसान संगठन के रूप में ढाल दिया। चंदा लेना बंद हुआ, बस उसका नाम बदला। गांवों में इसे लेवी कहा जाने लगा। जो पैसा कभी बंदूक के लिए जाता अब वह चुनाव फंड और कानूनी लड़ाई में लगने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उन हथियार का है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सेना के पास एक समय में करीब 1500 से ज्यादा आधुनिक हथियार थे। मुखिया की मौत के बाद इनमें से अधिकांश हथियार को कभी बरामद नहीं हुए। कहाँ गए वह AK-47, कहाँ गई वह SLR राइफलें? विशेषज्ञों का मानना है कि वे हथियार आज भी मध्य बिहार के सवर्ण गांवों की गुप्त तहखानों में तेल लगाकर रखे गए हैं। वे सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राजनीति का खेल देखिए। 2012 के बाद रणवीर सेना के कई बड़े कमांडर मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो गए। किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो किसी को बड़ी पार्टी से टिकट दिया गया। 1997 में लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार के बाद जस्टिन आमिरदास आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग को उन राजनेताओं के नाम उजागर करने थे जो रणवीर सेना को पाल रहे थे। लेकिन 2006 में जैसे ही सत्ता बदली, इस आयोग को बिना रिपोर्ट जमा किए भंग कर दिया गया। वह रिपोर्ट कहाँ है? उसमें किन दिग्गजों के नाम थे? यह आज भी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक रहस्य में से एक है। दूसरी तरफ है वह पीड़ित परिवार। बधानी टोला से लेकर मियाँपुर तक आज 30 साल बाद भी उन गांवों में विधवाओं की सफेद साड़ियाँ और अनाथ हुए बच्चों की बूढ़ी आंखें इंसाफ की भीख मांग रही हैं। उनके लिए इंसाफ एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ कोर्ट की तारीखों में दम तोड़ देता है। रणवीर सेना से जुड़े 90% से ज्यादा आरोपी आज अपने घरों में आजाद घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज भी कई अपीलें लंबित है, लेकिन तारीखें आती है, इंसाफ नहीं। सोन नदी आज भी वहीं बह रही है। इसके पानी में अब खून का रंग नहीं दिखता, लेकिन इसके किनारे की मिट्टी में आज भी वह चीखे दफन है। रणवीर सेना का उदय केवल जातिवाद की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी राज्य की विफलता की, यह कहानी थी न्याय के दोहरेपन की,
और ये कहानी थी उस नफरत की जिसे अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो वह फिर से किसी सिगरेट की चिंगारी से सुलग सकती है। इतिहास खुद को दोहराता है, बस किरदार के नाम और झंडों के रंग बदले जाते हैं। बिहार के खेतों में आज भी शांति तो है, पर यह शांति किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। तो मेरे भाई, ये थी बिहार के उस रक्त रंजित इतिहास की पूरी कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।